वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो टाइप है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबसे पहले आप कुछ चीजों को यहां नोट कीजिए। अगर हमसे पूछा जाए कि इस दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पाया जाएगा, पहला में या दूसरा में या दोनों में या किसी ने नहीं, तो ये हम कैसे आंसर करेंगे। दूसरा सवाल, अगर हमसे इस तरह का कोई फार्मूला देकर के पूछा जाए कि बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, उसकी गिनती बताओ, तो इसे कैसे बता पाएंगे, इसे कैसे हम निकालेंगे। तीसरा सवाल, अगर हमसे पूछा जाए ये जो कंपाउंड है इसका सिस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा या इसका ट्रांस आइसोमर, तो ऐसे सवाल कैसे बनेंगे। उसी तरह से इन दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में है किस में नहीं, पहला में है, दूसरा में है, दोनों में है या इनमें से किसी में नहीं। इस तरह के सवाल कैसे बच्चे बनाएंगे और आसानी से बनाएंगे, उसको आज हम लोग सीखेंगे। अंत तक आप वीडियो को देखें, ये सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा और आपके लिए क्वेश्चन बनाना भी बहुत ही आसान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, कैसे हम बता पाते हैं कि कहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और किस केस में नहीं पाया जाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोई भी कंपाउंड तभी दिखाएगा जब वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला कंडीशन है एटलीस्ट टू carbon atoms have restricted rotation, कम से कम दो कार्बन एटम का रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो, रेस्ट्रिक्ट माने अलाउड नहीं हो, रोटेशन नहीं कर पाए। और दूसरा कंडीशन है कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो कार्बन ऐसा होना चाहिए फॉर्मूला के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, जिसका रोटेशन अलाउड नहीं है, जो बॉन्ड के अबाउट में रोटेट ना कर सके। और दूसरा कंडीशन है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले जो दो कार्बन है उनमें दो अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। टू डिफरेंट ग्रुप्स should be present on carbon having restricted rotation। जिन दो कार्बन पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसके दो ग्रुप
जो होंगे वो अलग होने चाहिए। अब यहां पर इससे पहले कि हम कोई एग्जाम्पल लिखें, इसको हम क्लियर कर दें कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में है या नहीं, इसकी जानकारी कैसे होगा? तो याद रखना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर रहे तो डबल बॉन्ड के दोनों किनारे में जो कार्बन होते हैं उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। दूसरा, साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो अल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं उनका भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे ओपन चेन में आपको देखना है डबल बॉन्ड, इसमें टोटल कार्बन 4 है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन केवल 2 का है जो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में है। इसमें टोटल कार्बन 5 है, तो इसमें पांचों कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में है। तो ओपन चेन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का पहचान डबल बॉन्ड से होगा। और साइक्लिक कंपाउंड में याद रखना, साइक्लिक कंपाउंड में बगैर डबल बॉन्ड के सारे कार्बन, जैसे इसमें सारे कार्बन को फिक्स रखें, एक कार्बन को रोटेट करना चाहे तो ये नहीं घूम सकता। जबकि याद रखना, ओपन चेन में सिंगल बॉन्ड में एटम फ्री रोटेशन में होते हैं, एक कार्बन को रोक के रखें तो दूसरा आसानी से रोटेट हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का पता चलेगा ओपन चेन में डबल बॉन्ड के कारण, और साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, रिंग ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और ओपन चेन में डबल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन है दोनों साइड में, उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, रिंग में सारे कार्बन पर। एक चीज याद रखना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के कारण भी आता है, जैसे ऑक्साइम में, और कुछ केस में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के कारण आता है एजो कंपाउंड में। लेकिन इस केस को हम यहां पर डील नहीं करेंगे। हम यहां पर यही 2 रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ओपन चेन में डबल बॉन्ड के लिए और साइक्लिक रिंग में। तो यहां पर देखो, जैसे अगर हमसे पूछे कि बताइए कि इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो हम यहां देख रहे हैं इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कंडीशन पूरा हो रहा है। अब इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कार्बन के दोनों बॉन्ड में ग्रुप अलग होने चाहिए, तो इसमें एक ग्रुप H है, एक है Cl, तो दोनों अलग है। इसमें भी एक H है, ये Cl, इसमें भी अलग है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसमें जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसमें 2 आइसोमर बनेंगे, एक को सिस कहेंगे और दूसरे को ट्रांस कहेंगे। सिस कहेंगे जिसमें एक जैसा ग्रुप सेम साइड में होता है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर दोनों एक जैसा ग्रुप एक साइड में है, तो इसको सिस कहेंगे और इसको ट्रांस कहेंगे। याद रखना, इसमें एक साइड का मतलब डबल बॉन्ड जो होता है ब्लैक बोर्ड पर है, और जो 2 ग्रुप नीचे ऊपर लिखा हुआ वो एबव द प्लेन, ये आपकी तरफ आ रहा है और ये दोनों पीछे। मतलब एक्चुअली ये जो 2 ग्रुप आप देख रहे हो, ऊपर वाला वो यहां पर ऐसे आ रहा है, लेकिन हवा में लाइन नहीं बन सकता इसलिए वहां दिखा रहा है, और ये पीछे वाला ग्रुप उतना ही पीछे जा रहा है, डबल बॉन्ड इसी पर है। तो सेम साइड का मतलब डबल बॉन्ड के एक साइड में, ये दोनों एबव में है, ये दोनों बिलो। इसमें देखो एक H एबव में है तो दूसरा H बिलो में, तो सेम साइड वाले को सिस कहेंगे, अपोजिट साइड वाले को ट्रांस कहेंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल को आप देखिए। जैसे हमको अगर पूछे कि बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है,
तो हम कहेंगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। इस कार्बन में दो ग्रुप अलग है, एक CH3 एक H है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले इस कार्बन में दोनों ग्रुप H है, जबकि इसमें भी दोनों ग्रुप अलग आना चाहिए था। इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला तो कंडीशन पूरा हो गया, लेकिन दो ग्रुप अलग होने वाला कंडीशन पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला में दोनों में ही ग्रुप अलग होने चाहिए था, एक में अलग होने से नहीं होगा। उसी तरह से अगर हमसे पूछे कि बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये देखो ट्रिपल बॉन्ड में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन इसमें अब एक ही ग्रुप है, जबकि कम से कम दो ग्रुप होना चाहिए जो अलग अलग हो, और दो ग्रुप लग नहीं सकता क्योंकि कार्बन का बॉन्ड 4 से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए ये दो अलग ग्रुप होने चाहिए, वो कंडीशन पूरा नहीं है, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा नहीं, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब अगर हमको बात करें इस कंपाउंड का, तो यहां पर देखें कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, चूंकि रिंग के सारे कार्बन का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, लेकिन इसमें दो ग्रुप अलग है, एक CH3 एक H है, लेकिन दूसरा कार्बन देखें तो इसमें दोनों H है, दो ग्रुप सेम है, अलग नहीं है, या इधर भी देखोगे तो दोनों ग्रुप सेम है, अलग नहीं है। इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कंडीशन तो है, लेकिन दो ग्रुप अलग होना चाहिए, वो एक जगह है एक जगह नहीं, कम से कम दो जगह होना चाहिए था, इसलिए इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे हमको अगर कहेगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो हम कहेंगे हां दिखाएगा। क्यों? सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड तो है, इसका दो ग्रुप एक Br है एक H होगा, दोनों अलग है, इसमें भी एक Br होगा एक H होगा, इसलिए दोनों कंडीशन पूरा हुआ, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक होगा सिस आइसोमर, एक होगा ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर आप ऐसे दिखा सकते हो, रिंग को ऐसे बना दीजिए और यहां पर H और Br, H और Br, ये हो गया सिस, और इसका ट्रांस ऐसे बनाएंगे, से एक जैसा ग्रुप अपोजिट साइड में होना चाहिए, तो यहां पर H, यहां पर Br, और यहां पर H, यहां पर Br। ये जो रिंग है ये ब्लैक बोर्ड पर है, ऊपर वाला जो ग्रुप है वो आपकी तरफ आ रहा है और दोनों Br पीछे की तरफ। उसी तरह यहां पर देखो एक जैसा ग्रुप एक ही साइड में है, लेकिन यहां पर देखो Br ये अप में है, माने आपकी तरफ, और यहां नीचे में माने पीछे की तरफ, तो ये सिस और ये ट्रांस कहलाएगा। इसमें सिस ट्रांस दिखाने का एक तरीका ऐसे भी है, जैसे इसको हम कहेंगे सिस आइसोमर। ये वेज डैश फार्मूला होता है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो लिखते हैं ये सिस होगा, ये सिस होगा, और इसका ट्रांस हम ऐसे बना देंगे। ये देखिए, याद रखना ऑर्गेनिक में वेज डैश फार्मूला आप पढ़े होंगे, जो आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में वेज डैश फार्मूला में वहां पर हमें सिखाया जाता है कि जिस बॉन्ड को थिक लाइन, मोटा लाइन से आप बनाते हैं वो एबव द प्लेन है, प्लेन के ऊपर, माने ये मोटा लाइन ऊपर में है और ये रिंग है प्लेन पर, सरफेस पर, ये दोनों ऊपर एक साइड में, तो ये हो गया सिस, और ये मोटा लाइन जो होता है थिक लाइन ये एबव में है, और डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन जो है वो पीछे में, मतलब ये रिंग है प्लेन पर, ये ब्रोमीन मोटा लाइन वाला ऊपर में और ये वाला पीछे, तो इसको सिस, इसको ट्रांस कहेंगे।
याद रखना, बॉन्ड को OH डैश में नॉर्मल लाइन का मतलब प्लेन में ही है बॉन्ड, मोटा लाइन से बनाते हैं तो उस प्लेन से ऊपर मतलब ब्लैक बोर्ड से ऊपर की तरफ जा रहा है बॉन्ड, और अगर इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं तो OH डैश फार्मूला देख लीजिएगा, उसमें सिखाया जाता है। अब ब्रोकन लाइन से बनाएंगे तो ये बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर दोनों ब्रोमीन ऊपर एक ही तरफ आ रहा है इसलिए सिस, और एक ऊपर है एक नीचे, अपोजिट है तो ट्रांस। तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में इस तरह से भी सिस ट्रांस दिखा सकते हैं, इस तरह से भी सिस ट्रांस आप दिखा सकते हो। और एग्जाम्पल देखिए, याद रखना, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। किसके वजह से? तो ये दोनों कार्बन, क्योंकि दोनों का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहां पर दो ग्रुप, एक CH3 एक H, एक CH3 एक H, मतलब इसमें भी दोनों ग्रुप अलग, इसमें भी दोनों ग्रुप अलग, तो ये शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के कारण नहीं है, इस रेस्ट्रिक्टेड, यहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है लेकिन इसके वजह से नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही बॉन्ड बनता है, एक ही बनता है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये दोनों CH3 नहीं रहता तो इसमें अगर आप बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। तो याद रखना कि साइक्लिक रिंग जिसमें डबल बॉन्ड रहे कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपीन, एन नहीं है, इन है, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेप्टीन, 7 कार्बन तक का रिंग में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा डबल बॉन्ड के वजह से। जैसे इसमें पूछेगा कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं, तो नहीं होगा। हाँ, यहां क्यों हुआ? इसके वजह से नहीं हुआ, ये दोनों के वजह से हुआ। डबल बॉन्ड के वजह से 7 कार्बन तक के रिंग में नहीं होगा, लेकिन वहीं रिंग अगर 8 हो गया, जैसे साइक्लोक्टिन, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। इसको सिस ऐसे बनाएंगे, ट्रांस ऐसे, देखो दोनों H अपोजिट चला गया और दोनों H सेम साइड में, ये सिस है ये ट्रांस है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर दोनों ग्रुप अलग है, ये देखो एक H है एक CH2, एक H है एक CH2। एक्चुअली 7 कार्बन तक में यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि छोटे रिंग में ट्रांस बनना संभव नहीं है, ट्रांस बनने से रिंग क्लोज नहीं हो पाता। तो याद रखना, रिंग में केवल डबल बॉन्ड अगर है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछे तो याद रखना 7 कार्बन तक नहीं होगा, लेकिन 8 कार्बन या उससे ज्यादा में हो जाएगा। ये 7 से कम है, इसमें नहीं होगा। यहां इसलिए है कि डबल बॉन्ड के वजह से नहीं, इसके वजह से, क्योंकि अगर इसको पूछे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं, यहां CH3 एक Br, तो हम कहेंगे होगा। क्यों? डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि रिंग के वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसमें भी दोनों ग्रुप अलग, इसमें भी दोनों ग्रुप अलग है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें होगा किसमें नहीं। उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में अपना सवाल हमें पूछ सकते हो। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको हमको पूछे कि बताइए कि इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। यह है फ्लोरीन और ये ब्रोमीन, यह है आपका आयोडीन और यह है आपका हाइड्रोजन। तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, इसमें भी दोनों ग्रुप अलग, इसमें भी दोनों ग्रुप अलग भी है, लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर होगा कहेगा तो हम कहें एस होगा, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा आप कहेंगे, चूंकि दोनों कंडीशन पूरा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी 2 जगह है, दोनों में ग्रुप भी अलग अलग हैं, तब सवाल पूछेगा कि बताओ ये सिस है कि ट्रांस, तो पहचानेंगे कैसे। तो याद रखना यहां पर ग्रुप की प्रायोरिटी तय किया जाता है, सीक्वेंस रूल जो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सीखते हैं। तब तक के लिए हम बता दें जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो ब्रोमीन और फ्लोरीन में
एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा है तो इसको बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 2, कम वाला को। इन दोनों में एटॉमिक नंबर ज्यादा आयोडीन का है तो ये होगा 1, ये होगा 2। तो दोनों का जो हाई प्रायोरिटी है 1 वाला अपोजिट में है तो ये ट्रांस कहलाएगा। लेकिन चारों ग्रुप जब अलग है तो ट्रांस को ट्रांस नहीं बोलेंगे, उसे ई आइसोमर कहेंगे, ई आइसोमर। ये ट्रांस के बदले ट्रांस वर्ड, चारों ग्रुप अलग हो तो सिस ट्रांस वर्ड यूज नहीं होता है। और इस तरह से बना देंगे इसको, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर आयोडीन। तो इसमें देखो इन दोनों में ये 1 है, एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला, कम वाला 2 है, ज्यादा वाला 1 है, 2 है, तो ये हाई वाला 1 एक साइड में हो गया तो इसको सिस कहेंगे। लेकिन सिस आइसोमर नहीं लिखा जाता, इसको जेड आइसोमर कहेंगे। तो याद रखना ई जेड आइसोमर भी होता है, ई वर्ड यूज होता है सिस के जगह पर और जेड यूज होता है ट्रांस के जगह पर। तो याद रखना अभी तक जितने को आप सिस कहे हैं उनको हम चाहे तो सिस ना कह के जेड आइसोमर भी बोल सकते थे और ट्रांस जितने को लिखे हैं उसको ई आइसोमर भी कह सकते थे। लेकिन याद रहे चारों ग्रुप अलग हो तो ई जेड ही बोलना, बाकी सब में ई जेड और सिस ट्रांस दोनों चलेगा। लेकिन जब चारों ग्रुप अलग हो तो ई जेड ही लिखना है, सिस ट्रांस वर्ड यूज नहीं होगा। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और इसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में हो तो सिस और अपोजिट साइड में हो तो ट्रांस। आई होप आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का केस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कि अगर मॉलिक्यूल, इफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड into 2 equal halves, अगर मॉलिक्यूल को 2 हाफ में बांटना पॉसिबल नहीं हो तो वैसे केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर होगा 2 to the power n। यहां n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की गिनती, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन वैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसके दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए जैसे C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। अगर इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच हम लाइन खींचे तो ये दोनों पार्ट बराबर नहीं है, ये हाफ बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इस केस में आया। बहुत लोग इसको कहते हैं कि आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में रिंग की नंबरिंग इधर से इधर और इधर से इधर दोनों साइड से अगर पॉसिबल ना हो तो समझ जाना यही वाला केस है। जैसे यहाँ नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से इधर आएगा, इधर से जाने पर गलत हो जाएगा, दोनों तरफ से नंबरिंग इसका पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होगा 2 to the power n, और n है डबल बॉन्ड की गिनती, यहाँ पर कितना है 2, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 बनेंगे इसमें। लेकिन अगर याद रखना मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, जब मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांटना पॉसिबल हो जाए, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, या कहो नोमेनक्लेचर में दोनों साइड से चेन की नंबरिंग अगर पॉसिबल है, तो वैसे में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की गिनती जो निकालेंगे 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2 - 1, और दूसरा फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का 2 to the power n-1 जोड़ 2 to the power n+1/2 - 1। ये कब होगा? जब n डबल बॉन्ड की गिनती इवन नंबर हो, और ये वाला फॉर्मूला जब डबल बॉन्ड की गिनती ऑड नंबर में हो, तब ये फॉर्मूला यूज होगा।
जैसे आप ये कब होगा, जब इक्वल हाफ में बांटना पॉसिबल है उस टाइम में। अब यहां पर देखो, यहां पर ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें बीचों बीच अगर आप लाइन खींचेंगे तो ये हाफ इसके बराबर है, या IUPAC नोमेनक्लेचर में रिंग की नंबरिंग ऐसे भी जा सकते हो, चेन की नंबरिंग ऐसे, दोनों तरफ से। तो यहां पर डबल बॉन्ड कितना है, 3 है, मतलब ऑड नंबर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने कहेगा तो इक्वल हाफ में चूंकि बांट सकते हैं, और ये ऑड नंबर में 1 2 3 ऑड नंबर है, तो फॉर्मूला 2 टू दी पावर n-1 जोड़ 2 टू दी पावर n+1/2 -1 बराबर n का वैल्यू 3 है, तो 2 टू दी पावर 3 - 1 जोड़ 2 टू दी पावर 3 + 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1, तो बराबर 4 + 2 बराबर 6 आइसोमर। अब यहां पर इसको देखिए, अगर डबल बॉन्ड आपका दो ही रहता डबल बॉन्ड यहां पर, तो ऐसे में निकालने के लिए कहता तो इस बार भी 2 हाफ इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है, या कहो नंबरिंग दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन इस बार डबल बॉन्ड 2 है जो कि वो इवन नंबर है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला सीखे हैं 2 टू दी पावर n-1 जोड़ 2 टू दी पावर n/2 -1 बराबर हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 -1, इस बार n 2 है, और प्लस 2 टू दी पावर 2/2 -1 बराबर हो जाएगा 2 टू दी पावर 1, और प्लस यहाँ 2 टू दी पावर 0, ये हो गया 2, और किसी चीज पर पावर 0 1, टोटल आइसोमर 3 बनेंगे। अब आपको एक और केस हम बता दें, जैसे अगर हमसे पूछे कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए जो 3 डबल बॉन्ड नहीं लेंगे, क्योंकि इस डबल बॉन्ड में ये दोनों ग्रुप H होगा जो सेम है, इस डबल बॉन्ड में भी 2 ग्रुप H होगा जो सेम है, जबकि कंडीशन यह है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए, तो इसके वजह से भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, और इसके वजह से भी नहीं होगा, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर केवल इसके वजह से होगा, और एक डबल बॉन्ड के वजह से 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। एक और चीज आप देखिए यहां पर कि लगातार डबल बॉन्ड अगर आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम कम्युलिन्स कहते हैं, ऑर्गेनिक में कम्युलिन्स कहते हैं। लगातार डबल बॉन्ड आ जाए तो कम्युलिन्स कहते हैं। तो कम्युलिन्स में लगातार डबल बॉन्ड आता जाता है, इसमें डबल बॉन्ड क्या है, इवन नंबर है, 2 है इवन, और यहां ऑड नंबर है। तो कम्युलिन्स में अगर एंडिंग ग्रुप अलग हो, एक ग्रुप ए है दूसरा बी, यहां भी एक ए है ये बी, यहां भी 2 ग्रुप मान लो अलग है, एक ए है दूसरा बी, और यहां पर एक ए है दूसरा बी, तो ये दोनों कम्युलिन्स है, दोनों में एंड कार्बन पर अलग ग्रुप है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की गिनती इवन नंबर है, इसमें ऑड नंबर है। तो याद रखना ये कम्युलिन्स फैमिली लगातार डबल बॉन्ड 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आता जाए, एंडिंग ग्रुप अलग हो, तो डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर है तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन ऑड नंबर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो अब आपको समझ में आएगा, लेंथ वीडियो का बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसलिए इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप इससे आपको मदद मिलेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपके अगर सवाल हैं, कंफ्यूजन हैं, तो कमेंट में अपने सवाल हमारे सामने रख सकते हो, उसको हम आसानी से आप कैसे सॉल्व करेंगे बताएंगे। थैंक यू।